हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं अरिहंत पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। आज हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें जो है पूरी व्याख्या सहित, यानी भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके साथ साथ हम लोग 190 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अध्याय 1 है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग पहले प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे और आपको बताते चलें कि डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 और वॉल्यूम नंबर 2 का जो है सभी कंटेंट और प्रैक्टिस सेट का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा। और इसके साथ ही शिवांगन पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उसका भी हमने प्लेलिस्ट में रेडी कर दिया है। आप लोग उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ, इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी मकरान तक विकसित आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्य युगीन सभ्यता थी। पहले इसको जान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है। माने इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और यह जो है सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र तक है तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर मकरान तक विकसित आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधव समाज मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ कुबड़ वाला साँड़ पूजनीय था। सिंधववासी गेहूँ तथा जौ के साथ साथ कपास की भी खेती किया करते थे। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति एवं साक्ष्य। प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति, प्राप्त साक्ष्य। तो हड़प्पा जो है इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी वर्ष 1921 ईस्वी में, और यह जो था रावी नदी के तट पर था। और स्थिति मोंटगोमरी जो पाकिस्तान में है। प्राप्त साक्ष्य मोहरों पर एक श्रृंगी पशु तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है यहाँ से। दूसरा है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और इसका जो उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी वर्ष 1922 ईस्वी में, और यह सिंधु नदी के तट पर था और लड़काना पाकिस्तान में। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ नर्तकी की कांस्य मूर्ति विशाल अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुए हैं यहाँ से। सनहुद्रो बिना दुर्ग वाला स्थल, एनजी मजूमदार इसके उत्खनन करता है वर्ष 1931 ईस्वी में। सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान में मनके बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। अमलानंद घोष इसके उत्खनन करता है, जो 1953 ईस्वी में किए। घग्घर नदी के निकट जो है ये हुआ है। हनुमानगढ़ राजस्थान जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं रंगपुर। SR राव इसके उत्खनन करता है। 1953-54 में इन्होंने किया है। मादर नदी के तट पे काठियावाड़ गुजरात में चावल की भूसी यहाँ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 सतलज नदी के तट पे रोपड़ पंजाब में है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है लोथल। SR राव 1957-58 में उत्खनन किए और भगवा नदी के तट पे है। अहमदाबाद गुजरात में बंदरगाह डॉक यार्ड सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट उत्खनन करता है। 1974 ईस्वी में इन्होंने किया है। सरस्वती नदी के तट पे है, हिसार हरियाणा, और यहाँ से मिट्टी का खिलौना, हल, जौ इत्यादि के साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। RS बिष्ट इसके उत्खनन करता है। 1990-91 में इन्होंने उत्खनन किया है। मासर मानहर
नदी के तट पे, और कच्छ जो गुजरात में है। जल का उत्तम प्रबंधन, साइन बोर्ड, खेल का मैदान यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वैदिक काल के बारे में देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ, जिसकी जानकारी का मुख्य स्रोत वेद हैं। इस वैदिक संस्कृति का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसके दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद आदि को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है, जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है तथा इसकी भाषा पद्यात्मक है। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, जिसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के सर्वप्रमुख देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जो वर्षा के भी देवता थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदी तमा, देवी तमा तथा माते तमा शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में गाया जाता था। नेक्स्ट है यजुर्वेद। इसकी रचना जो है गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। यह वेद मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अथर्ववेद चौथा वेद है, जिसमें ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र तथा जादू टोना आदि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महाजनपद काल के बारे में देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में मिलती है। कुछ प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी। महाजनपद राजधानी तो मगध की राजधानी जो है राजगृह, जो गिरिब्रज कहलाता था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, वज्जी की राजधानी वैशाली, अवंती की राजधानी उज्जयिनी या महिष्मती और अंग की राजधानी चंपा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध नास्तिक एवं अनिश्वरवादी जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। जैन धर्म के बारे में देखते हैं हम लोग। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में इन्हें निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं हम लोग। जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान वैशाली के पास कुंड ग्राम में। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी संन्यास धारण 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया इन्होंने। मृत्यु काल 468 ईसा पूर्व, उम्र 72 साल में जो है इनकी मृत्यु हुआ। स्थान पावापुरी नालंदा में जो है इनकी मृत्यु हुई। महावीर स्वामी को जाम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली जो दामाद थे, वही थे प्रथम शिष्य भी जो उनके दामाद थे। जैन धर्म स्यादवाद, अनेकांतवाद, त्रिरत्न, ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों को मानता है। जैन संघ श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा जाता है तथा दिगंबर यानी बिना वस्त्र नग्न रहने वालों को दिगंबर कहा जाता है। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन धर्म के लोग बंट गए। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी, जिनमें पहली स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तथा दूसरी देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, यानी गौतम बुद्ध उन्हें कहा जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु। पिता शुद्धोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ। पालन पोषण गौतमी प्रजापति मौसी ने इनको पालन पोषण किया था। विवाह अवस्था 16 वर्ष में जो इनको जो है विवाह हुआ था। पत्नी यशोधरा कोलिया गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र राहुल। गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण
के नाम से जाना जाता है और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट है ज्ञान की प्राप्ति के बारे में देखते हैं हम लोग। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन स्थान बोध गया बिहार में। घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। वृक्ष पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष भी कहते थे। प्रथम उपदेश ऋषिपतन सारनाथ में और पाली भाषा में इन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया। और घटना चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम भिक्षुनी गौतमी जो मौसी थी। मृत्यु इनका जो हुआ है काल 483 ईसा पूर्व में, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थान कुशीनगर। मृत्यु की घटना को जो है बौद्ध धर्म के लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ एवं धम्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ एवं धम्म को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक पाली भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। बौद्ध प्रतीकों में कमल एवं साढ़, जन्म का, घोड़ा, गृह त्याग का, पीपल वृक्ष, ज्ञान का, पद चिन्ह, निर्वाण का एवं स्तूप बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध प्रतीकों में जो है कमल एवं साढ़ जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का, पीपल वृक्ष ज्ञान का, पद चिन्ह निर्वाण का एवं स्तूप जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध संगीतियाँ के बारे में देखते हैं हम लोग। सभा संगीतियाँ किस काल में हुआ और स्थान और किसके शासनकाल में हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ 483 ईसा पूर्व में और स्थान राजगृह और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय जो हुआ 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है तृतीय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से अब प्रसिद्ध है, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ 72 ईस्वी में कुंडलवन जिस समय जो है शासनकाल कनिष्क का था। नोट, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ तो बौद्ध धर्म भी दो संप्रदाय में बंट गया, हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मगध का उत्कर्ष, हर्यंक वंश से नंद वंश तक। तो मगध पर सबसे पहले हर्यंक वंश का स्थापित हुआ। मगध पर सबसे पहले जो है हर्यंक वंश का शासन स्थापित हुआ। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जिसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर सिंहासन प्राप्त किया। हर्यंक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था उसकी हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने करके सिंहासन प्राप्त कर लिया था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। अजातशत्रु के बाद उदयीन ने शासन किया। उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी तथा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। हर्यंक वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया। इसका प्रमुख शासक शिशुनाग था जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंत महापद्मनंद ने किया तथा नंद वंश की स्थापना की जिसकी अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के काल में ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य सत्ता की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कौटिल्य जिसका विष्णुगुप्त भी नाम था की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तथा जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। मौर्य का महल लकड़ी का बना था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजस्व अधिकारी होता था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण कहलाता था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुआ जिसमें सेल्यूकस की हार हुई, जिसके बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य के शासनकाल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था तथा नगर का शासन 30 सदस्यों की सीमित समिति द्वारा होता था। नगर का शासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार 297 से 272 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा जिसके शासनकाल में सीरिया का राजदूत डाइमेकस आया था। बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश का शासक बना। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो ब्राह्मी, ग्रीक, आरामाइक तथा खरोष्टी लिपि में लिखे गए
हैं। अशोक ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। पहले शिलालेख में पशु हत्या पर रोक का वर्णन तथा 13वें शिलालेख में युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध शिक्षा लेने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने सांची, सारनाथ तथा तक्षशिला में स्तूप का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीविकों को गुफाएं दान में दे दी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल, शुंग सातवाहन से कनिष्क तक। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में ने शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जयिनी विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। शुंग वंश के काल में पतंजलि ने अष्टाध्यायी की रचना की। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था, जिसकी हत्या का वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सातवाहन के शासनकाल सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश तथा चेदी वंश का शासन भी आया। चेदी वंश के शासन खारवेल की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके पश्चात हिंदू यवन शासकों का शासनकाल आया, जिन्हें इंडो ग्रीक हिंदू यवन के नाम से जानते हैं। हिंदू यूनानी शासकों में मिनांड सबसे प्रसिद्ध था, जिसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंदू यूनानी के पश्चात भारत पर्षकों ने तत्पश्चात कुषाणों ने शासन किया। कुषाणों का सर्वप्रथम शासक कनिष्क द्वितीय अशोक था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं इसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण शीर्षक संवत की शुरुआत की। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जो चरक संहिता जैसे विद्यमान थे। अब गुप्त वंश के बारे में देखते हैं हम लोग। कुषाण वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन आया। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इस वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त प्रमुख महत्वपूर्ण शासक थे। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। उसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त वंश का शासक बना। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त की विजयों और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के अभिलेख है, जिसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 412 ईस्वी भारत आया था। नेक्स्ट है उसके दरबार में नवविद्यमान की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि शामिल थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम 145 से 455 445 से 455 ईस्वी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त ने शासन किया। गुप्त काल में विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और कालिदास ने
मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार जैसी पुस्तकों की रचना की थी। आर्यभट्ट नामक खगोल शास्त्री, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरि तथा सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक इसी काल में हुए थे। दशमलव तथा शून्य का आविष्कार पुराण, रामायण तथा महाभारत की रचना गुप्त काल में ही की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में देखते हैं हम लोग हर्षवर्धन काल। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। पुष्यभूति वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई। हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने प्रियदर्शिका नाटक की रचना भी की थी। इनके प्रचलित सिक्के पर शिव और पार्वती का चित्र अंकित था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। ताम्रलिपि हर्षवर्धन के समय एक प्रमुख बंदरगाह था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसके बारे में देखते हैं। अरबों ने भारत पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल का शासन था। नेक्स्ट है पॉइंट, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का प्रसिद्ध आक्रमण शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मोहम्मद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी रहते थे। मोहम्मद गजनवी के पश्चात भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण, प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी एवं 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ तथा 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन के युद्ध में गौरी विजयी हुआ। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया तथा उसे नालंदा तथा विक्रमाशिला को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफगानी वंशों ने शासन किया जो निम्नलिखित थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा। गुलाम वंश को इलबरी, मामलुक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया है। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया तथा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्काने चहलगामी या चालीसा बनाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। उसने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू की तथा जीतल तथा टंका नामक सिक्के चलाए। जीतल तांबे का सिक्का था तथा जबकि टंका जो है चांदी का था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की शासिका बनी। नेक्स्ट है, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया ने विवाह किया। वर्ष 1940 ईस्वी में रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह, मसूद शाह तथा नसीरुद्दीन महमूद ने क्रमशः शासन किया। नेक्स्ट है, 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना में सफल हुआ। नेक्स्ट है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन ने स्वयं को जिले इल्लाही बताया। बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलजी वंश देखते हैं हम लोग। 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक़्तिदार था। नेक्स्ट देखते हैं, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। अपनी विजयों से उत्साहित अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। घोड़ों को दागने की पद्धति भी अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी लूट का धन को खम्स कहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता है। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत शाहनाए मंडी की नियुक्ति की। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था, जिसने उसके दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी का किला, जमात खाना मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात मुबारक शाह तथा खुसरो शाह शासक बने, जो कि शासन चलाने में अकुशल थे। नेक्स्ट है, परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का उदय हो गया। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। देखते हैं, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT जौना खां, जिसका नाम था, दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान तथा कराचील अभियान जैसे निर्णय लिए, जिनमें वह असफल रहा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। इससे पहले 1341 ईस्वी में चीन के शासक तोगन तिमूर ने अपना एक राजदूत दिल्ली भेजा था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज शाह तुगलक यानी FST दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए। ये खराज, खम्स, जजिया और ज़कात था। जजिया पहले ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर लगाया जाता था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। उसने गरीबों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक दान विभाग स्थापित किया। फिरोज शाह ने कई प्रसिद्ध नगर बसाए। दिल्ली में फिरोजाबाद के अतिरिक्त उसने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर जैसे नगरों की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, शमसी तालाब, जहाँपना तथा निजामुद्दीन औलिया की समाधि का पुनरुद्धार करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवाकर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अब है सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहा। तुगलक वंश के पश्चात खिज्र खान ने वर्ष 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। इसने अपनी सदर तैमूर के सहयोग से प्राप्त की थी। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह शासक बने। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नामक नगर बसाया था। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह शासक बना, जो अयोग्य था। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह शासक बना, जो विलासी प्रवृत्ति का था। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, इसके पश्चात बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना से एक नए वंश की स्थापना की। लोदी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। बहलोल लोदी राजवंश का संस्थापक था तथा उसने बहलोली नामक एक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, बहलोल लोदी के पश्चात सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अब है विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया। विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया। संगम वंश, हरिहर प्रथम, सालू वंश, नरसिंह सालू, तुलु वंश, वीर नरसिंह तुलु, और फोर्थ जो है आरावीडू वंश, तिरुमल। तुलु वंश का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था, जिसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम रहा करते थे। विजयनगर के शासन देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी आया था तथा देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस यात्री अब्दुल रज़ाक आया था। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन देखते हैं हम लोग।
भक्ति आंदोलन का पहला उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में है। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। दक्षिण भारत में जनप्रिय आंदोलन के रूप में अलवार और नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य तथा वल्लभाचार्य प्रमुख थे, जो कि उत्तर भारत में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख संत थे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के बारे में देखते हैं हम लोग। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलू गनी निगार खानम था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बाजौर एवं मीरा के किले पर 1518 से 19 बाबर ने सर्वप्रथम तोप एवं बंदूक का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा 1527 ईस्वी में, मेदिनी राय के साथ चंदेरी 1528 ईस्वी तथा अफगानों के साथ घाघरा 1529 ईस्वी का युद्ध लड़ा। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा लिखी। बाबर को उदारता के कारण कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया था। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु के पश्चात नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट है हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। उसका प्रमुख शत्रु शेरशाह सूरी जो फरीद खां था, उन्होंने वही था, यानी हुमायूं का जो प्रमुख शत्रु था, दुश्मन शेरशाह सूरी था। जिसने उसे चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में पराजित किया। 1540 ईस्वी में कनौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। वर्ष 1556 ईस्वी में दिल्ली स्थित दीन पनाह भवन के पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में हुआ। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में हुआ। सिंहासन पर बैठते हैं अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना 1571 ईस्वी में की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अकबर ने आगरा का किला तथा पंचमहल फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की। नेक्स्ट पॉइंट 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी की प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर कराया गया। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य दास प्रथा, कांत तीर्थ यात्रा का समाप्त, जजिया कर समाप्त आदि थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर मुगल साम्राज्य का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। उसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते हैं जहांगीर के पुत्र खुसरो 1606 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। जहांगीर के दरबार में अंग्रेज दूत टॉमस रो आया था। जहांगीर के शासनकाल में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया। नेक्स्ट पॉइंट जहांगीर की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की गद्दी पर शाहजहां आसीन हुआ। शाहजहां ने लाल किला, रंगमहल, जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में तथा ताजमहल आगरा का निर्माण करवाया। इसके साथ ही मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठा। उसने गैर मुस्लिमों पर पुनः जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब
ने बीजापुर तथा गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शहीद दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य का शासक बना। बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह के बाद फर्रुखियर शाह शासक बना। इसकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह शासक बना। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। मराठा साम्राज्य के बारे में देखते हैं हम लोग। शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर किले में हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थी एवं संरक्षक दादा कोंडदेव थे। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा उसके संरक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान की थी। शिवाजी ने कर व्यवस्था के रूप में चौथ तथा सरदेशमुखी की पद्धति को अपनाया था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से आधुनिक काल का इतिहास देखेंगे हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार था। पुर्तगाली पहले आए, तब डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वह 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा। अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार कायम किया था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हस्तमान था। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स अस्तित्व में आई। 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज़ों क्लाइव के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1609 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जेम्स का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। नेक्स्ट है 1611 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। इसने मुद्रण प्रणाली की शुरुआत की। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित की। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना उड़ीसा में 1633 ईस्वी में खोला तथा 1639 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। लुइस 14वें के समय 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1731 ईस्वी में डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर बना। 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेज़ों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। अब देखते हैं हम लोग अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चला। अंग्रेज़ों और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। एक्स लॉ शैपेल नामक संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। पांडिचेरी संधि से युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुए वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब है आंग्ल मैसूर युद्ध। 18वीं सदी में हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर पर शासन आरंभ किया। हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं अंग्रेज़ों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में पराजित किया एवं 1769 ईस्वी में मद्रास संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला, जिसमें हैदर अली की लड़ते हुए मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका स्थान लिया। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था। यह अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में काफ़ी रुचि दिखाई एवं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू ने 1797 ईस्वी बादशाह की उपाधि धारण की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में अंग्रेज निजाम और मराठों ने मिलकर टीपू को हरा दिया और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1857 का विद्रोह, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ। इसके पश्चात मेरठ में प्रारंभ होकर 12 मई 1857 तक पूरे देश में सिपाही विद्रोह के नाम से फैल गया। यह विद्रोह चर्बी वाले कारतूस के कारण फैला। इसका नेतृत्व विभिन्न लोगों ने क्षेत्रवार किया। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र तथा नेतृत्वकर्ता। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र तथा नेतृत्वकर्ता, इसे हम लोग देखते हैं। विद्रोह का केंद्र, नेतृत्वकर्ता, आंदोलन का समय, विद्रोह को कुचलने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्वकर्ता जो थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। आंदोलन का समय 11 मई 1857। विद्रोह को कुचलने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी था निकोलसन एवं हडसन। लखनऊ से बेगम हजरत महल 4 जून 1857 ईस्वी ये टाइम पीरियड था। और विद्रोह को कुचलने वाले कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। कानपुर से नाना साहब, धोंधू पंत एवं तांत्या टोपे। 5 जून 1857 का ये आंदोलन का समय था और कैंपबेल इसके विद्रोह को कुचलने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई 4 जून 1857 और हिवरोज जो है इस विद्रोह को कुचलने का कार्य किया। नेक्स्ट है इलाहाबाद, लियाकत अली यहाँ से नेतृत्वकर्ता थे और जून 1857 में हुआ था। कर्नल नील जो है विद्रोह को कुचलने का काम किया। बरेली, खान बहादुर खां जून 1857 में हुआ। कैंपबेल इस विद्रोह को कुचल दिया। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार आंदोलन, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी में भारत में नव जागरणवादी विचारों का प्रभाव बढ़ा। परिणाम स्वरूप सामाजिक तथा धार्मिक सुधार संस्थाओं की स्थापना हुई। प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार संस्थाएं, इसके बारे में देखते हैं। समाज सुधार और संस्था या संगठन और कार्य। राजा राम मोहन राय जो है समाज सुधारक थे। ब्रह्मा समाज की स्थापना की इन्होंने 1828 ईस्वी में। सती प्रथा एवं बाल विवाह का विरोध किया। भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा नवजागरण का अग्रदूत कहे जाते थे। आत्मीय सभा की स्थापना अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। भारत का मार्टिन लूथर किंग बाल विवाह जाति प्रथा का विरोध किया इन्होंने तथा विधवा विवाह का समर्थन। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, सत्य प्रकाश का संपादन इन्होंने किया। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1909 ईस्वी में की। शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया इन्होंने। रॉक मेमोरियल हॉल की स्थापना की कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो भारत में हुआ। 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज। 1916 में तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन किया इन्होंने। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में 1856 ईस्वी में इसके पक्ष में कानून पारित कराया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अन्य प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधारक आंदोलन। अन्य प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में कलकत्ता में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे, जिन्होंने बंगाल में वर्ष 1828 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया। 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिससे जुड़े नेता दादोबा पांडुरंग थे। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ईवी रामास्वामी नायकर ने अछूतों के पक्ष में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी के दशक में हुई थी। इससे जुड़े प्रमुख नेता मोहम्मद अली हकीम, अजमल खां, हसन इमाम, जफ़र अली खां, मजहरुल हक इत्यादि थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। गवर्नर जनरल तथा वायसराय।
ब्रिटिश आधिपत्य के बाद 1772 ईस्वी तक कंपनी का कार्य बंगाल के गवर्नर द्वारा होता था। इसके पश्चात गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय का पद सृजन हुआ। इनका कालखंड तथा कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम लोग। बंगाल के गवर्नर जनरल, महत्वपूर्ण कार्य उनका, तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा इनका कार्यकाल। और बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुआ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने ये। द्वैत शासन का अंत 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की इन्होंने। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा का जनक। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कानून लागू हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। सहायक संधि की शुरुआत की इन्होंने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। बंगाल के शेर के नाम से प्रसिद्ध हैं ये लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। भारत का पहला गवर्नर जनरल ये थे। सती प्रथा को समाप्त किया इन्होंने। ठगी प्रथा का अंत किया। शिशु बालिका हत्या पर रोक लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक इनका कार्यकाल। व्यापकगत सिद्धांत राज्य हड़प नीति, भारत में प्रथम रेलवे लाइन इन्होंने बिछाई थी। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, डाक व्यवस्था में सुधार कराया। विधवा पुनर्विवाह विधेयक पारित किया लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1862 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का प्रथम वायसराय। 1857 का विद्रोह, व्यापकगत सिद्धांत की समाप्ति, लोक सेवा विभाग की स्थापना की इन्होंने। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के बारे में देखते हैं। ये 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। भारत में प्रथम जनगणना इन्होंने कराया। मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में और मृत्यु अंडमान निकोबार में हुआ इनका। लॉर्ड लिटन के बारे में देखते हैं। 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। दिल्ली दरबार का प्रथम आयोजन इन्होंने कराया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने पारित कराया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक भारत में प्रथम गणना प्रारंभ यानी जनगणना। 1881 प्रथम फैक्ट्री अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में स्थानीय स्वशासन हंटर कमीशन इन्होंने कराया। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के बारे में देखते हैं। 1899 से 1905 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कराया। बंगाल विभाजन में इनका योगदान रहा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की घोषणा 1909 में किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी में, बंगाल विभाजन रद्द होने की घोषणा 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण जो हुआ 1911 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड इरविन 1920 से 1931 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी तक, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश था लॉर्ड माउंटबेटन थे। और बेटन प्लान इन्होंने स्टार्ट कराया। भारत का विभाजन इसी के कार्यकाल में हुआ। सी राजगोपालाचारी जो 1948 से 1950 तक हुआ, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. हिम एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। वे उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट वर्ष 1917 में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी कांग्रेसी नेता थे यानी नरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल गरमपंथी कांग्रेसी नेता थे यानी गरम दल के नेता थे, जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। वर्ष 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग रखी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बंगाल विभाजन तथा राष्ट्रवादी आंदोलन।
बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन पर शोक दिवस तथा रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। 1906 में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन हुआ। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया। 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने की थी। वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का संयुक्त सम्मेलन लखनऊ में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की यानी गठन की। अब देखते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन। अक्टूबर 1924 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता थे रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह। इस संस्था के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट काकोरी में सरकारी खजाने से भरी 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटा। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। नेक्स्ट है भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। यह संस्था चटगांव में क्रियाशील थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गांधी एवं स्वतंत्रता आंदोलन। घटनाक्रम, महत्वपूर्ण विवरण। गांधी जी का भारत आगमन। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इन्होंने अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ सत्याग्रह किया था। 1915 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 मजदूर आंदोलन हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियम, इसे काला कानून कहा गया। जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के जालियांवाला बाग में जनरल ओ डायर के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। इस घटना के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। इस आंदोलन के दौरान विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार एवं सविनय अवज्ञा की शुरुआत आंदोलन का निर्णय किया गया। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। महत्वपूर्ण विवरण जो है इसका, भारत में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में सिफारिश हेतु कमीशन भारतीय सदस्य का न होने के कारण विरोध किया गया साइमन कमीशन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी। इसकी शुरुआत नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर हुई। दांडी मार्च एवं नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। 5 मार्च 1931 ईस्वी को इरविन समझौता हुआ था। इसके पश्चात गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया। 1932 ईस्वी में गांधी तथा अम्बेडकर के बीच पूना एक्ट हुआ। यह समझौता दलित वर्गों से संबंधित था। 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया था। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया तथा वर्ष 1940 ईस्वी में अलग पाकिस्तान की मांग की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने की थी तथा सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। नेक्स्ट है 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड पैथिक लॉरेंस एवं AB एलेक्जेंडर थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। 22 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास हुआ और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20वीं शताब्दी के प्रमुख किसान आंदोलन संगठन। तो आंदोलन जो हुआ था या संगठन द्वारा संस्थापक कौन थे या अध्यक्ष या नेतृत्व और किस वर्ष में हुआ इसके बारे में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1918 में, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र द्वारा 1920 में, एका आंदोलन मादारी पासी एवं सहदेव द्वारा 1921 ईस्वी में, बरदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1928 ईस्वी में, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। समय, प्रभावित क्षेत्र और संबंधित नेता या नेतृत्व। 1760 से 1780 ईस्वी में प्रभावित क्षेत्र बिहार बंगाल था और संबंधित नेता केना सरकार और दिरजी नारायण। 1776 से 77 में बंगाल प्रभावित क्षेत्र था, मजनू शाह एवं चिराग अली इसके नेतृत्व किया। 1798 में बांकुड़ा बंगाल में दुर्जन सिंह इसका नेतृत्व किया। 1825 से 1831 ईस्वी तक पश्चिमी घाट सेवाराम इसका नेतृत्व किया। 1822 से 29 पश्चिमी घाट चीतर सिंह। 1825 से 27 असम टीपू। 1828 ईस्वी में असम गोमधर कुंवर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत में प्रमुख आंदोलन के बारे में देखेंगे और वह किस समय में हुआ, कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ और उसके नेतृत्व किसने किया। वहाबी आंदोलन 1831 ईस्वी में बिहार उत्तर प्रदेश प्रभावित क्षेत्र है, सैयद अहमद तूतीमीर। कोल आंदोलन 1831 से 32 छोटा नागपुर झारखंड, बुद्धू भगत और जोवा भगत। खासी विद्रोह 1833 असम तीर सिंह फराजी आंदोलन 1838 से 48 ईस्वी तक बंगाल शरीयतुल्लाह इसका नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह 1855 से 56 बंगाल एवं बिहार सिद्धू कान्हो इसका नेतृत्व किया। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी बिहार बिरसा मुंडा। नील आंदोलन 1859 से 60 ईस्वी तक बंगाल दिगंबर इसका नेतृत्व किया। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक पावना बंगाल ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। दक्कन विद्रोह 1874-75 ईस्वी महाराष्ट्र इसका नेतृत्व करता कोई विशेष नहीं है। नेक्स्ट मुफला विद्रोह 1921 ईस्वी मलाबार केरल अली मुसलियार। कुका आंदोलन 1860 से 70 पंजाब भगत जवाहर मल। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी बंगाल कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह। नेक्स्ट है स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। देखते हैं हम लोग पुस्तकें लेखक या संपादक, पुस्तकें पत्र लेखक या संपादक। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदुस्तान पत्र मदन मोहन मालवीय, इंडिपेंडेंट पत्र मोतीलाल नेहरू, इंडिया फॉर इंडियंस CR दास, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ पत्र एनी बेसेंट, नेशन पत्र गोपाल कृष्ण गोखले, कॉमरेड पत्र मोहम्मद अली, केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक, कर्मयोगी पत्र युगांतर अरविंद घोष, हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नील दर्पण दीनबंधु मित्र, वंदे मातरम अरविंद घोष, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस BD सावरकर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख वचन या नारे। प्रसिद्ध वचन संबंध व्यक्ति, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, जनगणमन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति और उपलब्धियां। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी एवं आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध यानी ग्रांड ओल्ड मैन, सबसे ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति कहा गया।
दादा भाई नौरोजी को। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना इन्होंने की। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक एक समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा साथ ही साथ गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को भी प्रारंभ किया था। बिपिन चंद्र पाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेता में से एक बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन का संचालन किया था। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की। इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्ध महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत की आज़ादी दिलवाई, इन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रथम महिला, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी को तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें संविधान समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता के रूप में विख्यात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे दिए थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता में काफ़ी प्रसिद्धि पाई। नेक्स्ट है भगत सिंह सरदार भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। इन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंकने के आरोप में 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य नर्तक, तो इसके बारे में देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य प्रमुख नर्तक भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है ये शास्त्रीय नृत्य। यामिनी, कृष्णामूर्ति, टी बाला, सरस्वती, रुक्मणी देवी, सोनल, मानसी, मृणालिनी, साराभाई, वैजयंती, माला, हेमा मालिनी। कथकली केरल का है। मृणालिनी, साराभाई, गुरु शंकरन, नंबूद्रिपाद, शंकर, कुरूप, केसी, पनिक्कर। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम केरल का है। भारतीय शिवाजी, तंकमणि, शांताराव। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यामिनी, कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। कथक उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान का है। बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, रोशनी कुमारी, उमा शर्मा। ओडिसी उड़ीसा का है। प्रोतिमा देवी, संयुक्ता पनिग्रही, सोनल मानसी, केलुचरण महापात्र, माधवी मुदगल। मणिपुरी मणिपुर का है। और सूर्यमुखी देवी, गुरु विपिन सिंह। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य। असम लोक नृत्य बिहू, खेलगोपाल, कलीगोपाल। पंजाब में जो है किकली, भांगड़ा, गिद्धा। हिमाचल प्रदेश जद्दा, नाटी, चंबा, छपेली। हरियाणा धमाल, खोरिया, फाग। महाराष्ट्र तमाशा, लावनी, कोली। जम्मू कश्मीर दांडी, नाच, राव, लद्दाखी। राजस्थान गणगौर, घूमर या झूमर। नेक्स्ट है गुजरात में जो है गरबा, डांडिया, रास, पनिहारी, रासलीला। बिहार जट जाटिन, पवड़िया, सोहराई, सामा, चकेवा, जात्रा। उत्तर प्रदेश छाऊ, कजरी, नौटंकी, थाली, झट्टा। केरल कुडियट्टम, कालियट्टम, मोहिनीअट्टम। पश्चिम बंगाल जलाया, बाउल नृत्य, कथी जात्रा। नागालैंड कुमी नागा, रेंगम नागा, चोंग, युद्ध,
नृत्य खैवा। मणिपुर संकीर्तन लाई हरिवा थांगटा कीतलम बसंतराम। नेक्स्ट है मिजोरम चेरोकान पाखुलिया नृत्य। झारखंड पंथी फुल्की सरहुल पैका नटुआ छौ। ओडिशा पैका चदूर मुदारी सवारी छौ। उत्तराखंड चांचरी या झोड़ा छपेली छोलिया झुमैलो जागर कुमायूं नृत्य। कर्नाटक में यक्षगान वीरगासे कोडावा। आंध्र प्रदेश में जो है बतकम्मा कुम्मी छड़ी सिद्धि माधुरी। छत्तीसगढ़ सरहुल नाचा घसिया बाजा मंडवानी। तमिलनाडु कोलअट्टम कुम्मी कारगम लक्षद्वीप झरिया काली। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं वादक, इसके बारे में देखते हैं। बांसुरी जो है हरिप्रसाद चौरसिया रघुनाथ सेठ पन्नालाल घोष ये वादक हैं। वायलिन बाल मुरली कृष्णन गोविंद स्वामी पिल्लई टीएन कृष्णन। सरोद अली अकबर खां अलाउद्दीन खां अमजद अली खां। नेक्स्ट देखते हैं। सितार पंडित रविशंकर उस्ताद विलायत खां। शहनाई बिस्मिल्लाह खां भोलेनाथ तमन्ना हरी सिंह। तबला अल्लाह रखा जाकिर हुसैन लतीफ़ खां गुदई महाराज। हारमोनियम रविंद्र तालो गावकर अप्पा झुलगावकर महमूद। वीणा ब्रह्मा स्वरूप सिंह एस बालचंद्रन असद अली। गिटार विश्वमोहन भट्ट ब्रजभूषण काबरा केशव तलोगांवर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत की प्रमुख वास्तुकला शैलियाँ देखते हैं और उसके बाद जो है अभ्यास के प्रश्न है हम लोग देखेंगे। कम से कम 200 प्रश्न है लगभग, यानी 197 प्रश्न है कुल, उसको देखेंगे। भारत की प्रमुख वास्तुकला शैलियाँ। शैली जो है नागर शैली चतुर्भुजाकार भवन इसका विशेषता है। नमूना सूर्य मंदिर कोणार्क जगन्नाथ मंदिर पुरी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू। द्रविड़ शैली गोलाकार भवन होता है। कैलाश मंदिर कांची में है इस शैली में बना हुआ। रथ मंदिर मामल्लपुरम बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। बेसर शैली आयताकार भवन बनता है बेसर शैली के अंतर्गत। और नागर शैली में जो है चतुर्भुजाकार, द्रविड़ शैली में गोलाकार, बेसर शैली में आयताकार। तो बेसर शैली यानी आयताकार भवन कैलाश मंदिर एलोरा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास इससे संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट है हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी तो इसका आंसर है दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी खेती हड़प्पा वासी करते थे तो गेहूँ जौ कपास ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे तो इसको आप लोग अवश्य देखें। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो इसका आंसर है भोगवा नदी। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी तो इसका आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट है निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है तो इसका जो सही आंसर है चनहुदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधक के लिए जाना जाता था तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। अब हम लोग साथ में इसको भी देखते चलते हैं क्योंकि हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा तो इसे हम लोग देख लेते हैं अभी ही। तो इधर से भी देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन धर्म में छठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो 16। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है तो कुबड़ वाला सांड ये भी है, पशुपति शिव की मूर्ति ये भी है, विशाल स्नानागार ये भी से। ऑप्शन नंबर डी सही है ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तो इसका आंसर है चंपा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे तो इसका आंसर है ऋषभदेव। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया तो इसका आंसर है प्राकृत भाषा में। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी तो व्यवसाय पर। और यहाँ देखते हैं हम लोग महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिए तो ये प्राकृत हो चुका है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था तो जमाली इनके दामाद थे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माथेतमा देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया गया है तो सरस्वती नदी को। नेक्स्ट है महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं सत्य युग्म का चयन करें तो इसका जो सही युग्म है
महावीर की पत्नी यशोधरा थी, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? तो यजुर्वेद। और किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद का। जैन धर्म की पहली संगीति यानी सभा कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद में। और जादू टोना भी इसमें है, जादू टोना के बारे में भी चर्चा है। और भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका आंसर है सारनाथ में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप लोग इसे गौर से सुनते जाइएगा, सुनने से भी बहुत याद होता है। मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आदमी उब जाता है तो सुन करके भी याद करते हैं। तो एक साथ हम लोग इसको कवर करते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? तो हर्षचरित्र। नेक्स्ट है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो इसका आंसर है शुंग वंश। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर है हुएनसांग, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर है, हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद यवन। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो शिव और पार्वती का। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की? तो 78 ईस्वी में। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन ने। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? तो अश्वघोष भी थे, नागार्जुन, चरक। तो ये सभी। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो नालंदा को। नेक्स्ट है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? तो इसका सही आंसर है लकड़ी से। गुप्त वंश का संस्थापक? तो श्रीगुप्त। और यहाँ देखते हैं हम लोग, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? तो समाहर्ता। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। अब यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास से इधर सवाल है, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर है, तो इसका आंसर है अरबों ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया, ऑप्शन नंबर ए सही है। इधर देखते हैं हम लोग, किस मौर्य शासक को अमित्र घात भी कहा जाता है? तो बिंदुसार को। अमित्र घात जो है बिंदुसार को कहा जाता है। इधर देखते हैं, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांत पति बनाया था? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहा करते थे? तो अलबरूनी भी, फिरदौसी भी, उत्बी, फारूकी, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट है, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद गौरी। इधर देख लेते हैं हम लोग, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसिप द्वारा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो थानेश्वर। नेक्स्ट है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षचरित्र की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कानी चहलगामी था, तो ये क्या था? 40 सरदारों का दल। 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
66 एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, तो कब? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट है शमसी वंश की शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इल्तुतमिश द्वारा। जीतल तथा टांका नामक किसने सिक्के चलवाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं 69 इल्तुतमिश को नियामत खुदाई किसने कहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, तो किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज़ किसने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बलबन ने। नेक्स्ट है 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बहाउद्दीन। नेक्स्ट है सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था, तो कौन था? इसका आंसर है 73 का ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है 74 का ऑप्शन नंबर बी यानी 3/4 कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की, यह संबंधित था, तो किससे संबंधित था? तो ये सही है यानी राजस्व विभाग से संबंधित है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, तो किसको? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है बरीद तथा मोनहियन संबंधित थे, तो किससे संबंधित थे? तो इसका जो आंसर है 77 का ऑप्शन नंबर सी यानी गुप्तचर विभाग से। नेक्स्ट है 78 तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे वो कौन कौन से थे? तो 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी। कौन कौन? तो राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, ये सभी असफल रहे। दीवाने को ही किस विभाग का दूसरा नाम था? तो 80 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि विभाग। नेक्स्ट है इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था? तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन रेहला नामक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो इब्न बतूता द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर बी यानी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था? तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गरीबों की सहायता से। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन 86 नंबर है खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश का शासक कौन बना? सैयद वंश का शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मुबारक शाह। नेक्स्ट है 87 निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर है खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बहलोल लोदी। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ था? तो इसका सही आंसर है 89 का ऑप्शन नंबर ए यानी इब्राहिम लोदी से। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन आगरा शहर की स्थापना की गई तो किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी द्वारा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों द्वारा यानी हरिहर और बुक्का दोनों भाई द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन विजयनगर में शासन किए तो कौन किए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी यानी संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तुलु वंश से। नेक्स्ट है 94 नंबर पुर्तगाल का यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्लिकार्जुन
नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक 1442 ईस्वी में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है कुतुब शाही 1812 ईस्वी में किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी गोलकुंडा से संबंधित है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था, तो कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बाबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 98 है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी राणा संगा के साथ। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है अकबर का दरबारी इतिहासकार था, तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। नेक्स्ट है राजा मान सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आम्बेर या आमेर से। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है 102 का ऑप्शन नंबर बी यानी ए का 2 और बी का 1 यानी ए का 2 हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और बी का 1 यानी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। सी का 3 इसका मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, और डी का 4 यानी कि घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान सेना के युद्ध के बीच युद्ध हुआ। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 103 का ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर धर्मत का युद्ध, ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, बाकी सभी सही है। बाबर चंदेरी का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, शेरशाह मारवाड़ का युद्ध। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1679 ईस्वी में। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रायगढ़ में। नेक्स्ट है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट है शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर है जीजाबाई से यानी 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो कर्नाटक अभियान, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर है आगरा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन में पागा क्या था? तो इसका सही आंसर है बी यानी राज्य आश्रित सैनिक। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ से आधुनिक काल का इतिहास से प्रश्न है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर। नेक्स्ट है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है 115 का ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर है अल्मीडा। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है 118 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पांडिचेरी में। नेक्स्ट है भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट है किस संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स-ला-शैपेल संधि। नेक्स्ट है कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी डुप्ले की। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास युद्ध में। नेक्स्ट है हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैसूर का, जिसे अब कर्नाटक कहा जाता है। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट है मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बादशाह का। 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका जो सही आंसर है 128 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सादत खान। नेक्स्ट देखते हैं 128 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सादत खान। नेक्स्ट है 129, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है 130 का ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब। नेक्स्ट है 131, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा? तो इसका सही आंसर है 131 का ऑप्शन नंबर बी, यानी रंगून। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इसका सही आंसर है 132 का ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों महक परी का उपनाम दिया गया। तो किसको दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हजरत महल को। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तात्या टोपे का। नेक्स्ट है फैज़ाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्लाह ने। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उधम सिंह इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आत्मीय सभा। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो कहाँ था? इसका सही आंसर है 139 का ऑप्शन नंबर ए, यानी पटना, जो बिहार में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। नेक्स्ट है 143 सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है वर्ष 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 145 का ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट है बंगाल का शेर। नेक्स्ट है भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट है 147, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है
किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है 150, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर सी खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बम्बई में, जिसे मुंबई कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन उदारवादी कांग्रेसी नेता थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सभी थे। तो 157 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, उदारवादी कांग्रेसी नेता नहीं थे तो विपिन चंद्रपाल नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गरमपंथी नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे गरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है 162 का ऑप्शन नंबर बी यानी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो इसका सही आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? तो इसका सही आंसर है 164 का ऑप्शन नंबर सी यानी जतीन दास। नेक्स्ट देखते हैं, 165, इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लंदन में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो 166 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चंपारण का आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, 168, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, पुनः समझौते यानी पुनः पैक्ट संबंधित था तो किससे? तो इसका सही आंसर है दलित वर्ग से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्टेफोर्ड ये भी थे, पैथिक लॉरेंस ये भी, एबी अलेक्जेंडर ये भी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 172 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ष 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट देखते हैं 175, सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी असम प्रभावित नहीं था, बिहार और बंगाल प्रभावित था। नेक्स्ट है, अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी असम। निम्न में से कौन पाइक विद्रोह से संबंधित थे? तो 177 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बक्सी जगबंधु। नेक्स्ट देखते हैं, रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक थे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी
इसका 180 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी इंडिया विंस फ्रीडम। इसके संपादक मौलाना आज़ाद थे। नेक्स्ट है 181 नंबर, इंडियन मिरर पत्र के संपादक थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो कौन है? 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी के लेखक थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं हरिजन पत्रिका के संपादक थे, तो इसका सही आंसर है 184 का ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नील दर्पण के लेखक थे, तो कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दीनबंधु मित्र। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्र गुफ्तार। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 187 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 188 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ कला एवं संस्कृति से प्रश्न है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ओडिसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो 189 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुरी। नेक्स्ट देखते हैं 190 नंबर क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक। नेक्स्ट है 191 ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बनारस घराने से। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में छऊ नृत्य प्रचलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है 192 का ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में नहीं है। बंगाल में भी छऊ नृत्य होता है, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में, और ओडिशा में नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 193 पंडवानी गायन विद्या किस राज्य के लोकगीतों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो 194 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वीणा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संतूर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196, कंदरिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तु शैली में निर्मित है? तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तु शैली में निर्मित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रविड़ शैली में। तो आज हमारा जो है भारत का इतिहास, जो JSSC CGL और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट और 190 प्लस क्वेश्चन आंसर था, यहीं समाप्त होता है। आप लोग इसे पूरा अवश्य देखिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को धारदार बनाइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।